कि टॉपिक है इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो इनर्शिया वगैरह के बारे में सबसे पहले गैलीलियो बता चुके थे, लेकिन गैलीलियो जब भी कुछ बताते थे तो दूसरा वाला उनको द्वितीय आता था, जो मतलब पादरी वादरी थे उसमें, ईसाई धर्म वाले। तो गैलीलियो बेचारे बहुत डर डर किस तरह के काम किए हैं। न्यूटन के समय काफी कुछ चेंज हो गया था, इसलिए जो है न्यूटन का नाम हो गया। और कहा जाता है कि न्यूटन किसी संस्था के अध्यक्ष थे, तो जो भी चीज पास होने के लिए आती थी, मतलब कोई रिसर्च हुई तो न्यूटन के माध्यम से गुजरती थी, तो न्यूटन उसको रिजेक्ट कर देते थे और बाद में उसकी स्टडी करते थे और सही पाने पर अपने नाम से उसको छपवाते थे, ऐसा मतलब कहा जाता है। जैसे हमारे जो राष्ट्रपति थे, जिनके जगह जन्मदिन को हम एज ए टीचर्स डे बनाते हैं, राधाकृष्ण साहब, वो डॉक्टर थे, पीएचडी थे, लेकिन पीएचडी उन्होंने अपने एक स्टूडेंट, एक उनका कोलिग था, स्टूडेंट था, उसकी थीसिस को चुरा करके छपवाई अपने नाम से। ठीक है, बाद में उसमें मुकदमा भी दायर किया, बाद में कोर्ट के बाहर ही कंप्रोमाइज किया उन्होंने, लेकिन फिलहाल चूंकि वो अच्छी पावर पे थे तो वो उसकी पीएचडी को छपा लिया अपने नाम से। तो वही शायद न्यूटन करते थे, शायद हम तो उसमें थे नहीं, हो सकता हम गैलीलियो ही रहे हो पिछले जन्म में, पता नहीं। देखिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कहता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब जगह जहां से किसी सिस्टम, किसी घटना को आप देख रहे हैं, और अगर वो न्यूटन्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नाम हो गया। यानी जो इनर्शिया के लॉ को फॉलो करे। इनर्शिया का लॉ क्या कहता है कि जब तक किसी बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लगेगा तब तक बॉडी या तो रुकी रहेगी या एक कांस्टेंट स्पीड से चलती रहेगी। यानी किसी रुकी हुई बॉडी या किसी कांस्टेंट स्पीड से चलती हुई बॉडी पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करता, यानी फोर्स नहीं होता मतलब उसमें एक्सीलरेशन नहीं होता। ठीक, थोड़ी कहानी लिख लीजिएगा। दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस in which Newton's first and second laws hold, in which Newton's first and second laws hold, first and second law hold, are called inertial frame of reference. और ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं, वो या तो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहते हैं या विद कांस्टेंट वेलोसिटी मूव किया करते हैं। ठीक है, in such frames, if a body is not acted by external force, it continues in its state of rest. Or यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन, क्योंकि भाई रोटेशनल मोशन यूनिफॉर्म नहीं होता ना, वेलोसिटी चेंज होती है। यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन एंड हेंस आर कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम्स। hence they are called inertial frames. अब देखिए, if body is not experiencing the force, if body is not experiencing the force, मतलब तो आप क्या कह सकते हैं कि उस पर एक्सेलरेशन जीरो होगा, देन एक्सेलरेशन इज जीरो, ऐसे कह सकते हैं ना, एक्सेलरेशन इज जीरो। और एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन का मतलब ये हो गया कि d2r अपान dt स्क्वायर बराबर जीरो। ठीक है, अगर आप कंपोनेंट फॉर्म में लिखिए इसको, भाई किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताओगे तो वो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से xyz लिखोगे ना, तो इन कंपोनेंट फॉर्म क्या मैं कह सकता हूं कि d2 अपान dt स्क्वायर, r को लिखेंगे आप ix प्लस jy प्लस kz बराबर जीरो लिख सकते हैं। और जब ब्रैकेट खोलेंगे तो i के साथ क्या आने वाला है, d2x बाई dt स्क्वायर, प्लस j के साथ क्या आने वाला है, d2y बाई dt स्क्वायर, प्लस k के साथ क्या आने वाला है,
d2z बाई dt स्क्वायर बराबर 0। जब आप इसको इक्वेट करोगे तो मैं कह सकता हूं कि इसके जो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन होंगे वो भी 0 होंगे, कह सकता हूं ना। बोले आप कहते रहो बस हमें लिखने से मतलब है। ये होगा अब इसमें एक चीज और साथ में जोड़ी जाएगी जो गैलीलियो साहब ने बताया था। सावधान, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उस पर कोई बॉडी पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में बॉडी तो कहीं रखी हुई है, ठीक है। मतलब हम एक जगह पे बैठे हुए हैं और किसी बॉडी को देख रहे हैं, वो बॉडी या तो रेस्ट में है या तो बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो हम क्या कहेंगे कि बॉडी पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। आप दूसरे फ्रेम पे हैं, आप भी उस बॉडी को देख रहे हैं। अब अगर आपका जो फ्रेम है, हमारा मान रेस्ट में है, आपका फ्रेम हमारे फ्रेम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, तो आपका फ्रेम भी इनर्शियल फ्रेम होगा। नहीं समझे? मतलब एक फ्रेम अगर इनर्शियल है, इनर्शियल मतलब उस फ्रेम से किसी घटना को देख रहे हैं और उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो हर वो फ्रेम जो इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगा वो भी इनर्शियल फ्रेम होगा, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, लेट अस कंसीडर S and S dash ये गैलीलियो लिख लिया है ना। लिखिए लेट, ये ना लिखिए, हम बोल रहे हैं लेट S be a inertial frame, S be an inertial frame and S dash be another frame, मतलब inertial, another वो को हमने inertial ही बोला है। S be an inertial frame and another frame S dash is moving with constant velocity v relative to S, relative to S। Initially, if the positions of origins, initially, if the positions of origin of the two frame coincide, then after time t, the position vector of any particle p, the position vector of any particle p with respect to these two frames, with respect to these two frames is given by, जरा समझिएगा, पहले समझिएगा फिर लिखिए। हमने कहा ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि सबसे सस्ता वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस कार्टेशियन होता है, ठीक है। इसको हमने S नाम दिया, इसका ओरिजिन O है, ठीक है। और दूसरा फ्रेम भी इसी के ऊपर रखा हुआ है ऐसे ही, ठीक है। अब कैसे रखते हैं तो मैंने रखा हुआ है। अब ये स्टेशनरी है या चल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो दूसरा इसके रेस्पेक्ट में कांस्टेंट स्पीड चल रहा है, तो मैंने दूसरा मान लिया यहां पहुंच गया थोड़ी देर बाद, ठीक है। ऐसे मान लिया, घूम भी सकता है ना, वो नहीं घूम सकता है, ऐसा थोड़ी ऐसे ही चलेगा। और इसका ओरिजिन क्या है, O डैश, इसका ये X डैश, इसका ये Y डैश, इसका ये Z डैश, ठीक है। अब स्पेस में कोई भी पॉइंट P है, अब वो थोड़ी देख रहा है हाँ आप हमको कहां से देख रहे हो, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्ट में जब हम देखते हैं O के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर, तो वो R है, क्या है, R है। और O डैश के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर R डैश है, ठीक है। और O से O डैश तक ये O डैश है। और ये जो दूसरा फ्रेम है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से चल रहा है, इसके रेस्पेक्ट में ये कांस्टेंट वेलोसिटी v से चल रहा था, उससे ये कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डायग्राम समझ आ गया। O से O डैश तक जाने में इस फ्रेम को कितना टाइम लगा, t टाइम। तो क्या मैं कह सकता हूं कि हियर नहीं, एक मिनट, आपने लिखा पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय, तो अभी ना लिखिएगा, बाद में लिखेंगे। देखो ध्यान से,
अगर वेक्टर एडिशन की बात करें, इसका कोऑर्डिनेट फिलहाल मानना हो, मान लो एक्स वाई जेड और टी भी मान सकते हो, क्या मैं कह सकता हूं कि ओपी इज इक्वल टू ओ ओ डैश प्लस ओ डैश पी कह सकता हूं, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी ओपी इज इक्वल टू ओ ओ डैश प्लस ओ डैश पी कह सकता हूं ना। ओपी बोले तो आर, ओ डैश कैसे निकलेगा, देखिए ओ डैश डिस्टेंस है ना, और डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी टू टाइम होता है, और आपने कहा ये v वेलोसिटी चल रहा है और यहां से यहां तक आने में t टाइम लगा है, तो क्या मैं इसको vt लिख सकता हूं और प्लस r डैश लिख दिया। ठीक है, इसको दो बार डिफरेंशिएट करो, या डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 ट्वाइस विद रेस्पेक्ट टू t। देखो पहले एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, जब हम dr बाई dt करेंगे तो यहां v हो जाएगा, t का 0 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा dr डैश बाई dt। सही कर रहा हूं ना मैं? अच्छा ये vt कहां से आया, तो आप लिखेंगे o डैश इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, यहीं से आया ना। अब देखो एंड दोबारा डिफरेंशिएट करो, d2r अपान dt स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा d2 r डैश बाई dt स्क्वायर। ये क्या है, एक्सेलरेशन है ना, किस पार्टिकल का, इस पार्टिकल का, किसके रेस्पेक्ट में, एस के रेस्पेक्ट में, तो ये ए हो गया, ए इज इक्वल टू ए डैश। ठीक है, तो पहली चीज तो आपने क्या देखी, आपने ये देखा कि अगर कोई भी पार्टिकल को हम देख रहे हैं किसी दो इनर्शियल फ्रेम से, और दूसरा इनर्शियल फ्रेम, हमने ये सॉरी इनर्शियल इसको नहीं करें, पहला इनर्शियल है, दूसरा फ्रेम पहले के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, तो पहली बात दोनों के रेस्पेक्ट में उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन सेम होगा। लेकिन आपने क्या कहा है, क्योंकि पहला फ्रेम इनर्शियल है, तो उसमें एक्सेलरेशन वैल्यू क्या थी, 0। तो आप लिखिए एस इज एन इनर्शियल फ्रेम, S is an inertial frame, so A is equal to d2r by dt स्क्वायर बराबर 0 होगा। सो बाई इक्वेशन 1 क्या मैं कह सकता हूं A बराबर A डैश बराबर 0, यानी A डैश भी बराबर 0 होगा। सो बाई इक्वेशन 1 A डैश भी 0 होगा। ठीक है, तो क्या, अच्छा A डैश 0 का मतलब क्या हो गया, यानी सेकेंड इनर्शियल फ्रेम जो है, इनर्शियल बार बार मुंह से निकल जाता है, सेकेंड फ्रेम है उसमें भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 है, यानी उस पर भी कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, इसका तो भी इनर्शियल हो गया। सो सेकेंड फ्रेम इज आल्सो इनर्शियल, देखिए सो सेकेंड फ्रेम इज आल्सो इनर्शियल। क्या सिद्ध हुआ, बिल्कुल प्रूव करने के लिए पूछ लिया जाता है, क्या सिद्ध हुआ कि अगर एक कोई फ्रेम इनर्शियल है, ठीक है, तो हर वो फ्रेम मतलब जगह जहां से बैठ के आप घटना देख रहे हैं, वो जगह घूम भी सकती है और नहीं। अब नाव में बैठ के कोई घटना देख रहे हैं, गंगा आरती देखने आप गए, नाव पे बैठे हुए हैं, तो नाव फ्रेम हुई जाकर के, ठीक है। हम वहां ड्रोन कैमरे बैठे हुए हैं, वहां से देख रहे हैं, नहीं बैठ सकते हैं, क्या दिक्कत है, ड्रोन में से लटक गए जाकर के, उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन रस्सी ऐसे लटका झूले झूले बैठ गए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अगर नाव आपकी इनर्शियल है और हमारा द्रोण आपकी नाव के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो हमारा द्रोण भी इनर्शियल फ्रेम होगा। ठीक है, तो लिखिए इफ अ फ्रेम इज इनर्शियल, नहीं कुछ लिखा है ना आपने, हाँ सर, इफ अ फ्रेम इज इनर्शियल देन all those frames which are moving with constant velocity with respect to first frame are also inertial, ठीक है। तो ये तो इनर्शियल की कहानी होगी, और नॉन इनर्शियल के लिए एक लाइन की कहानी है जिसमें न्यूटन्स लॉ होल्ड ना करें। तो नेक्स्ट इसी में सब हेडिंग डाल दो, नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि ऊपर हेडिंग तो डाल चुके हो ना, लेकिन अब सब हेडिंग डालनी पड़ेगी ना, नॉन इनर्शियल फ्रेम। देखिए द फ्रेम्स
द फ्रेम्स इन विच न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकेंड लॉज डू नॉट होल्ड, Newton's first and second laws do not hold, are called non-inertial frames. Are called non-inertial frames. All the frames having uniform linear acceleration, all the frames having uniform linear accelerations, uniform linear acceleration, or a frame which is uniformly rotating, or the frame which is uniformly rotating are called non-inertial frames. समझ में आ गई बात? ठीक है, इसे लिखना भी पड़ेगा, मतलब लिखने का तरीका आपको आना चाहिए, नोट करिए.